नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन में स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम ब्रांडिंग मार्केटिंग के अहम पहलू पर फोकस करने वाले हैं। दरअसल इस डिजिटल दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई है। इसके तमाम एस्पेक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल MCCIA, और साथ ही मौजूद हैं देवाशीष दास गुप्ता, प्रोफेसर मार्केटिंग, IIM लखनऊ। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस कॉम्पिटिटिव दौर में आप एसएमईज के लिए ब्रांडिंग की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? दिस सीम्स टू बी अ वीक लिंक फॉर स्मॉल बिजनेसेस। धन्यवाद सौरभ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हर कंपनी के लिए, पर स्पेशली लघु मध्यम उद्यमियों के लिए। होता ऐसे है कि एक एसएमई के लिए, एक एमएसएमई के लिए उनके बजट्स, जो रिसोर्सेस है वो कम होते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेस। तो एक चैलेंज होता है उनको ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करना। दूसरा चैलेंज उनके पास होता है कि मैनेजमेंट बैंडविड्थ जो चाहिए होती है, जो कि प्लानिंग करे मार्केटिंग की और जो क्रिएटिव्स करें, वो उनके पास नहीं होती है मैनेजमेंट बैंडविड्थ, क्योंकि एक ही लघु मध्यम उद्यमी काफी सारी चीजें, काफी सारे काम करते रहते हैं और उनके पास इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की बैंडविड्थ होती नहीं है। तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लैक होता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। तो कई सारे उद्यमियों को लगता है, अरे इसमें अगर मैंने पैसा डाल दिया मार्केटिंग में तो पता नहीं इसका रिटर्न मिल जाए या ना जाए, कितना टाइम लगेगा पता नहीं है इसमें, तो इसलिए हिचकिचाते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से एसएमईज का मार्केटिंग पे जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता है, वो कम होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए ये बहुत जरूरी है कि एसएमईज ने मार्केटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और मार्केटिंग यानी सिर्फ प्रमोशन नहीं, प्रमोशन एक मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग एक बड़ी सी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें प्लानिंग, प्रमोशन, पोस्ट प्रमोशन, पोस्ट मार्केटिंग सेल्स हैपनिंग, पोस्ट सेल्स रेवेन्यू कमिंग, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसे मैनेज करना जरूरी है। प्रोफेसर देवाशीष, कारोबार करने के डायनेमिक्स काफी तेजी से बदल रहे हैं। रिलेवेंट रहने के लिए और ग्रो करने के लिए एसएमईज को कई मोर्चों पर काम करना है। आप ब्रांडिंग के रोल को कैसे देखते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए? धन्यवाद सौरभ जी। ब्रांडिंग अपने आप में एक बहुत ही वृहद विषय है और किसी भी संस्था को आइडेंटिटी देता है। ये आपके संस्था को एक पहचान देता है और आपकी पहचान आज मार्केट में जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर हम ब्रांडिंग को देखें लघु उद्योगों के लिए, क्योंकि लघु उद्योग मार्केट में नया आया है, उसका क्षेत्रफल कम है, उसका जो है टर्नओवर अभी कम है, तो उसकी पहचान वैसी नहीं रहती है। तो इसीलिए ब्रांडिंग पर उसको काम करना पड़ता है, यानी उसको अपने पहचान का निर्माण करना है। तो पहचान की निर्माण यानी मार्केट में आपने जगह बनाई, और उसके लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वे सही कदम उठाएं। सही कदम इस मायने में वो हर कार्य, चाहे वो उसके उत्पाद हों, चाहे उसकी सेवाएं हों, चाहे उसके द्वारा की गई टिप्पणियां हों, चाहे उसके द्वारा कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग हो, जो भी है वो एक ऐसी पहचान बनाए जो आने वाले समय में कंपनी की पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित हो सके, और इसी को हम ब्रांडिंग कहेंगे। ब्रांडिंग के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ इस बात पर नजर न रखे कि वो कार्य कैसे कर रहा है, बल्कि बेंचमार्क करता चले कि मार्केट में जो बेस्ट लोग हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, जिससे कि हम भी उसी लीग में आए जिस लीग में लीडर्स हैं। प्रोफेसर साहब, एसएमईज को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर मार्केटिंग की गोल्स क्या हैं, साथ ही कारोबार के किस स्टेज पर इसके लिए बढ़ना चाहिए, आपकी राय? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और अभी जो है प्रशांत जी ने कहा कि मार्केटिंग अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है, और अगर हम एक एंटरप्रेन्योर को देखें, इस वो मार्केटिंग का प्रोसेस प्रोडक्शन से कई महीने या साल पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, नीड गैप एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हम जिस प्रकार का उत्पाद बनाना चाहते हैं उसका मार्केट में वास्तव में डिमांड है, और अगर डिमांड है तो किन प्राइस पॉइंट्स पर वो बिक सकता है। अब आ गई बात कि जब आपने पूछा कि मार्केटिंग को वो किस प्रकार से शुरू करे और क्या करे, सबसे पहली बात यह है कि वो अपने चारों तरफ जो प्रतियोगिता चल रही है, जो कंपटीशन है, उसके बारे में जागरूक हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, एवं उसके अनुरूप
वो फिर अपना प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, पैकेजिंग स्ट्रैटेजी व डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को उसके अनुसार ही वो फाइन ट्यूनिंग करता चले। प्रशांत जी, आप मानते हैं कि इस डिजिटल दौर में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ शायद ज्यादा टारगेटेड भी रह सकती है? आपका क्या मानना है? ये बहुत सही है कि मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक मुद्दा आता है कि टारगेट सेगमेंट आपका क्या है, आप किसे मार्केट करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से टारगेट स्पेसिफाई की जाती है, बहुत बढ़िया पहचान है उसकी, बहुत अच्छी बात है। अब डिजिटल मार्केटिंग भी दो तरह की होती है, एक तो B2B एनवायरनमेंट है और एक B2C एनवायरनमेंट है। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस देखें जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, बहुत सारे महिला उद्यमी या और भी अदर उद्यमीज ना, ये लोग कई सारी चीजें B2C मार्केटिंग कर पाते हैं डिजिटल लिवरेज करके। जैसे कि फेसबुक के ऊपर पूना में एक ग्रुप है पूलो नाम का, तो उसमें लगभग पुणे लेडीज लगभग 1 लाख से ज्यादा लेडीज लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पा रही हैं। दे आर एबल टू मार्केट ऑनलाइन ओनली डिजिटली, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम है। तो ये संभव है। और B2B वर्ल्ड में स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनियां स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल लिवरेज करके नॉट जस्ट सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये तो है ही है, बट इनके साथ साथ कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर वो खुद लिस्ट कर सकते हैं। या तो उसके बाहर भी ईमेल मार्केटिंग आती है, उसके बाहर भी ऑडियो विजुअल्स बनाए जाते हैं, उसके बाहर भी रील्स बनाए जाते हैं। ये अलग अलग चैनल्स डिजिटल में पॉसिबल है और स्पेसिफिकली टारगेट करना संभव है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का महत्व बढ़ रहा है और बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपना एलोकेशंस बढ़ा रही है। प्रोफेसर देवाशीष, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से मेजरेबल भी है, तो फिर स्मॉल बिजनेसेस को इससे सपोर्ट भी मिल सकता है, आपकी राय? देखिए, जहाँ तक मेजरेबिलिटी का सवाल है, जो लघु उद्यमी है उसको कई क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में अपने उत्पाद को छोड़ना होता है जिसकी जानकारी उसे भी नहीं होती है। एवं डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करता है ऑटोमेटिकली, एवं उस प्रकार से आपका जो भी मतलब स्ट्रैटेजी है, जो भी मार्केटिंग इंटरवेंशन है, अगर वहां से रिटर्न आता है या वहां से आपको रिटर्न इंक्वायरी आती है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हुए आपको ये प्रमाण देती है कि आपने वहां पे जो मार्केटिंग इंटरवेंशन किया वह मतलब सफल रहा क्षेत्र X से या Y से या Z से, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उतना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा एक मास अप्रोच रहता है। डिजिटल मार्केटिंग का मोर ऑफ माइक्रोस्कोपिक या फोटोशॉप अप्रोच रहता है कि जहां पे हम बिल्कुल एकदम टारगेटेड काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि B2C और B2B में बड़ा फर्क आ जाता है। जहां पर B2B है वहां पे इंडिया में खासकर सारा का सारा दारोमदार आज भी पर्सनल सेलिंग पर जाता है, रिलेशनशिप पर जाता है, सर्विस एफिकेसी पर जाता है। जबकि B2C के अंदर आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल मीडिया हो रहा है, यानी हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा संदेश संवहन कर रहे हैं। तो B2C में मैं उसको एक बड़ा वो मानूंगा, क्योंकि हमें ज्यादा लोगों को संबोधित करना है, टारगेट करना है। वहां पे एक कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है, इफेक्टिव मीडियम भी है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। B2B में जरूर हम करेंगे डिजिटल मीडिया का प्रयोग, मगर वहां पे पर्सनल सेलिंग को मैं ज्यादा ऊपर रखूंगा। प्रोफेसर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ रहा है। आप मानते हैं AI टूल्स के जरिए SMEs अपने मार्केटिंग प्रयासों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? जहां पर AI की बात आती है, AI का सबसे ज्यादा प्रयोग सेंटिमेंट एनालिसिस, कैप्चरिंग ऑफ सेंटिमेंट में हो रहा है कि AI के माध्यम से आप जो है एक ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर सकते हैं जो व्यक्ति विहीन होने के बावजूद एक ऐसा मतलब सौम्य मधुर व्यक्तित्व है जो कि कस्टमर से हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब भी देगा, एवं वह और भी चीजें कैप्चर करता है, और दिस इज विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। तो इसके मद्देनजर पहली बात तो यह है कि कॉस्ट ऑफ मैन पावर कम होता है, क्योंकि मैं एक ऐप खरीद के या एक सॉफ्टवेयर खरीद के काम कर रहा हूं। एंड नंबर 2,
कि आज मैंने एक ही काम के लिए अगर 3 व्यक्तियों का चयन किया, वे तीनों व्यक्ति कस्टमर से अलग तरीके से बात करेंगे, अलग सेंटिमेंट से बात करेंगे, जबकि एआई के अंतर्गत मेरा वो एक यूनिफॉर्मिटी रहता है और उसी यूनिफॉर्मिटी के अंतर्गत क्या रहता है कि मेरा जो ब्रांड कम्युनिकेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है और कहीं ना कहीं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कम्युनिकेशन रहती है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड कम्युनिकेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेकेंड थिंग इज दैट द कॉस्ट, थर्ड थिंग इज बेसिकली जब यूनिफॉर्मिटी हो गई और जब मेरा कॉस्ट कम हो गया, तीसरी बात है कैप्चरिंग ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा, जो कि ट्रेडिशनल मोड में संभव नहीं है कि आदमी बात भी कर रहा है और डेटा भी कैप्चर कर रहा है, तो ये काम भी एआई के माध्यम से हो सकता है। तो ओवरऑल एसएमई के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मोड टू बी अडॉप्टेड। प्रशांत जी, मार्केटिंग की अहमियत को देखते हुए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि वो तो डे टू डे ऑपरेशंस में ही फंसे रहते हैं? ये सही है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए देखिए, जब बड़ी कंपनी कोई होती है तो बड़ी कंपनी के पास, जैसे मैंने पहले कहा, बजट भी बड़ा होता है और बैंडविड्थ भी होती है, तो जो कि छोटी कंपनियों के पास नहीं होती है। तो छोटी कंपनियों के एक्सपेक्टेशंस हैं। पहला एक्सपेक्टेशन उनका ये है कि अगर बड़ी कंपनी, जो एजेंसीज है, मार्केटिंग एजेंसीज, ब्रांडिंग एजेंसीज, सेल्स एजेंसीज जो है, अगर उन्होंने पे एज यू गो सॉल्यूशंस देना चालू कर दिए जो छोटी कंपनी अफोर्ड कर सकती है, या तो छोटी कंपनियों के लिए उनके कुछ ऑफरिंग्स हो ताकि वो एक्सेस ही नहीं कर पाते, वरना एक आदि बढ़िया अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो तो छोटी कंपनी के पास जाएगी भी नहीं। तो अगर ऐसी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी बने सप्लाई साइड से जो कि छोटी कंपनियों के लिए वो अपनी ऑफरिंग दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो B2B वर्ल्ड होता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें वेंडर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है, जिसके अनुसार जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो अपना मार्केटिंग बड़ी कंपनियां या OEM के पास कर पाती है। सो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है छोटी कंपनियों के लिए। तीसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से छोटी और सूक्ष्म कंपनियां जानना चाहती है कि कितना सपोर्ट उन्हें मिल पाए एक एग्जीबिशंस करने के लिए, क्योंकि एग्जीबिशंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है B2B मार्केटिंग के लिए, और एग्जीबिशंस इंडस्ट्री एसोसिएशंस लगाती हैं, पर बाहरी देशों में सरकार की भी कुछ मदद होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, MSME मिनिस्ट्री की। तो मदद अगर बढ़ जाए तो ज्यादातर लघु मध्यम उद्यमी बाहर देशों में जाकर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस है लघु मध्यम उद्यमियों के, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से और सरकार से। प्रोफेसर देवाशीष, मार्केटिंग पर रिटर्न्स को लेकर भी एसएमईज के जहन में सवाल रहते हैं। क्या स्मॉल बिजनेसेस को यह कहना सही होगा कि वो मार्केटिंग को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, एक एक्सपेंस की तरह नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक माइंडसेट है। अगर मार्केटिंग जो है प्रोसेसेस मेरे इंटीग्रेट हो गए सारे, उसमें जो भी हम काम करें उसको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से करें, तो हमको ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कस्टमाइज्ड काम कर रहे हैं, हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रादर ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं। और किसी भी उद्यमी को मार्केटिंग के बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए कि मैं अपने व्यापार का एक दशांश या एक 15% मैं इसके लिए ईयरमार्क रखूंगा, जो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें हम लोग कहते हैं कि शेयर ऑफ मार्केट वर्सेस शेयर ऑफ वॉइस, यानी आपका मार्केट में अगर 10% शेयर है, यानी टोटल सेल्स का 10% आप कर रहे हैं, तो टोटल मार्केट में जितना मीडिया खर्चा या जितना कम्युनिकेशन का खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंस हो रहा है, उसका 10% भी आपको करना पड़ेगा, बल्कि 10.5% या 11% करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा खासकर लघु उद्यमियों के लिए कि आप जब किसी व्यापार में उतरते हैं, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में आपको सालों लग जाएगा, मगर अगर नहीं करेंगे तो वो रिटर्न नहीं आएगा। मगर आप कहें कि डे 1 से मैं ROI को गिनना शुरू कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। प्रोफेसर साहब, ऑफर्स और प्रमोशंस के बीच ये जरूरी है कि कंटेंट दमदार हो। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं?
और एसएमईज को इसको लेकर क्या सलाह देंगे? हमेशा हमको ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर इतने उत्पाद और उसके इतने ही पुश प्रमोशंस चल रहे होते हैं कि बिना कंटेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि कंटेंट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कंटेंट जो है एक प्रकार से आपके अटेंशन को खींचता है। उस क्रिएटिवली हम जो है आपके अटेंशन को आपके ध्यान को आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत यू सिट अप एंड से अच्छा ये ऑफर बड़ा अच्छा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए मैं कहूँगा दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर जहां तक हमारा ऑफर है हम वो बेंचमार्क कर सकते हैं। गो मार्केट स्ट्रेटेजी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, गोइंग रेट, और उसके बाद मगर जहां तक कंटेंट की बात है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, जिससे कि क्रिएटिविटी बरकरार रहे और आपके टारगेट ऑडियंस के अनुसार रहे, प्लस एट द सेम टाइम आपके कंपटीटर जो कर रहे हैं उससे आपका मैसेज अलग रहे, ज्यादा दिलचस्प रहे और क्रिस्प रहे। प्रशांत जी, आपसे अब हम एक अहम पहलू पर आपके व्यूज चाहेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, इससे स्मॉल रिटेलर्स बायर्स के साथ देश भर में कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इससे कई नई संभावनाएं खुलेंगी। आप मानते हैं जो उद्यमी ब्रांडिंग पर जोर देंगे उन्हें एज भी मिलेगा? ONDC जो है ओपन नेटवर्क फॉर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का महत्व ये है कि ये ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है। यानी जैसे यूपीआई का एक मोमेंट आया, वैसे ही ई कॉमर्स के लिए यूपीआई बनेगा। मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप एक छोटे सेलर हैं तो आपको किसी एक वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एक के ऊपर रजिस्टर करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ ONDC पर रजिस्टर करेंगे और जो भी बायर है वो थ्रू फ्लिपकार्ट आए, थ्रू अमेज़न आए या थ्रू पेटीएम आए, वो आप तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अभी इस समय 180 अलग अलग छोटे मोटे शहरों में देश भर में ONDC पेनिट्रेट हो चुका है। 5000 से ज्यादा सेलर्स जो हैं वो ONDC पर ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं और 35 नेटवर्क्स ऑफ बायर, सेलर, लॉजिस्टिक्स कंपनियां सब वहां पर जा चुकी हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगले 5 सालों में 30 करोड़ कस्टमर्स, यानी हर चौथा व्यक्ति हमारे देश का इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्ट कर रहा होगा। अगर ये इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है तो हमारी अपील रहेगी हर लघु मध्यम उद्यमी से कि आप कृपया ONDC के बारे में जानकारी ले लें। और भी अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उनसे आप जानकारी लीजिएगा और ONDC प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। इसका आपको बिजनेस डेवलपमेंट, डायरेक्ट सेल्स में बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हम आपसे फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे। प्रोफेसर देवाशीष, इस दौर में ऑनलाइन रेपुटेशन की काफी अहमियत है। इसके मैनेजमेंट के लिए एसएमईज को आप क्या बताएंगे? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह का फीडबैक मिल सकता है, जिसके लिए एसएमईज को तैयार रहना होगा। सौरभ जी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मेरी पहचान खत्म हो सकती है, मेरा इमेज धूमिल हो सकता है, जो कि मैंने समझ लीजिए 10 साल या 20 साल लगा के बनाया। और इसी कारण से लघु उद्यमियों को अपने इमेज के प्रति बहुत ही जागरूक रहना है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जहां हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम लोगों को अपनी निगाहें रखनी है कि हमारे ब्रांड के बारे में कहाँ क्या टिप्पणी हो रही है, एवं हमको तुरंत उसका उत्तर देना है। दूसरी बात यह है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, इट मेक्स अ नॉइज, इट मेक्स अ न्यूज़। हम कुछ नया कर रहे हैं तो ये सारी बातें एक तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आनी चाहिए, एक हमारे जो भी मतलब प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फेसबुक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि फेसबुक को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बट स्टिल अगर किसी भी प्रकार का कैंपेन आपके विरुद्ध चलता है इवन ऑन फेसबुक, आपको उसका उत्तर देना है। इमेज मैनेजमेंट आज की तारीख में सबसे बड़ी बात हो गई है, क्योंकि इमेज जो है मैनेजमेंट, इट इज द थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन या न्यूट्रल प्रेजेंटेशन ऑफ योर इमेज, जिसकी की क्रेडिबिलिटी आपके विज्ञापनों से ज्यादा है, क्योंकि विज्ञापन एक पेड माध्यम है, एवं पेड माध्यम की क्रेडिबिलिटी आप लोगों मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी या न्यूट्रल कम्युनिकेशन से कहीं कम होती है।
इसी कारण से हम लोगों को ऑनलाइन में हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, कस्टमर क्या कह रहे हैं, या प्रतियोगिता में क्या कहा जा रहा है, या प्रतियोगियों के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो हमें बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा इसके लिए। अंत में प्रशांत जी, एक्सपोर्ट स्पेस में भी कई नए मौके आ रहे हैं। इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को कई फ्रंट्स पर काम करना है, साथ ही इसके लिए एग्रेसिव ओवरसीज मार्केटिंग की भी जरूरत है। अभी हाल ही में बजट में मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के एलोकेशन में इजाफा किया गया है। ये 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ कर दिया गया है। इससे आखिर कितना सपोर्ट मिलेगा? हमने सराहना करनी चाहिए कि 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक इसका बजट एलोकेशन किया गया है। ये नेसेसरी है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि अगर हम देख लें, इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 750 करोड़ रुपीस 750 बिलियन डॉलर्स 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होगी हमारे देश से। हम सभी जानते हैं लगभग आधी एक्सपोर्ट लघु मध्यम उद्यमों की तरफ से होती है, यानी लगभग 375 बिलियन डॉलर। अब फरमाइएगा, 375 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए आपका एलोकेशन है सिर्फ 25 मिलियन। तो 0.01% से भी कम एलोकेशन है। तो हमें लगता है कि ये कम एलोकेशन है, इसे और भी बढ़ाना चाहिए। उससे लघु मध्यम उद्यमी और एनकरेज होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ते रहेगा और देश के इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। इसलिए एमएआई का जो एलोकेशन है, थैंक यू फॉर दैट, पर उसे और बढ़ाना जरूरी है। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल एमसीसीआईए, और देवाशीष दासगुप्ता, प्रोफेसर मार्केटिंग, IIM लखनऊ, आप दोनों का ही शुक्रिया। अगले एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।